क्लास 10th के सभी स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे सभी को स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए हम काफ़ी क्विक रिवीजन लेकर के आए हैं। हिंदी से बुक से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के भी जिक्र करेंगे। आप लोग केवल ध्यान से देखें और उसी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि जो 6 नंबर आपको मिलने वाला है, जो गद्य खंड और काव्य खंड 2 पार्ट पढ़ना है फर्स्ट बुक में। मतलब करीब गद्य खंड में पढ़ना है 12 चैप्टर पढ़ना है और जो है काव्य खंड में 12 चैप्टर पढ़ना है। इसमें आपको देखिए क्या याद रखना है। सबसे पहले देखिए इसमें याद रखना है कि चैप्टर का लेखक, जो चैप्टर जो लिखा गया है, जो शीर्षक है, उस शीर्षक का लेखक कौन है और वो कौन सी विद्या है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन दे देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ठीक है, ऑप्शन देगा निबंध है, कहानी है, भाषण है, ललित निबंध है। तो आंसर आपको क्या करना होगा, निबंध करना होगा। तो ये हम शॉर्ट वे में जो है आपको पूरा यहाँ पर करके दे दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छा से पूरा को। ये 6 नंबर आपको कंफर्म है, 6 नंबर ये आपको देगा देगा देगा। ठीक है, और ये आपको काम करेगा जब व्याख्या किसी भी और व्याख्या पैराग्राफ का जब व्याख्या कीजिएगा तो व्याख्या खंड में भी ये आपका काम देगा। हम केवल आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको हर हालत में याद करना पड़ेगा। ये 12-12-24 इधर हो गया और 5 आपको सेकेंड में पढ़ना है। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा पूरा पार्ट को। ठीक है ना, पूरा पार्ट को जो है आप बढ़िया से एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम कुछ जिक्र कर लेते हैं। चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर 1 में आपको सबसे पहले में क्या पढ़ना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं। यह क्या आपका है, विद्या है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कवि परिचय। कवि से खासकर भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछ रहा है और इस बार भी पूछने का पूरी संभावनाएं हैं। तो एक बार देख लीजिए कि इनका पूरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन में पूछा कि इनका पूरा नाम क्या है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891, महू मध्य प्रदेश, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसा परिवार था, दलित परिवार था। जितना भी पार्ट है सब अंडरलाइन पॉइंट है, तो आप लोग इसको एक बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अब प्रयास क्या, आपको याद करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर मानव मुक्ति के का थे, पुरोध माने जाते थे, है ना। ये सब आपको जो उनको याद, ये सब आपको पूरा बढ़िया से एक बार देख लीजिए क्या क्या जिसका विरोधी उनका जो भीमराव अंबेडकर का जो है सामाजिक राजनैतिक का में जो है काफी योगदान था। फिर छुआछूत जो है स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने में भी काफी उन्होंने संघर्ष किया था, है ना। और ये VBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक गुरु कौन थे, तो ये बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। अंततः जो है भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे लास्ट में, मरने से कुछ समय उपरांत। ठीक है, अब देखिए तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहता है कि भीमराव अंबेडकर का निधन जो है कि कब हुआ था, दिसंबर 1956 में हो गया था, दिल्ली में हुआ था। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब बातें आपको बढ़िया से एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, उनके अनुसार सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या था, तो भाईचारा। ठीक है, तो ये सब बात उनके द्वारा दिए गए काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए इसमें से आपको याद क्या क्या करना है, जो बुक लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, ये कौन कौन सा बुक है ये आपको एक बार समझना पड़ेगा। पहला तो एकदम याद रखिएगा, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये उन्हीं का वो लिखा हुआ बुक है। ठीक है ना। फिर ये आप याद रखिएगा, हु आर दे। ठीक है, फिर हु आर शूद्रांश। ठीक है, फिर ये आप देखिए एक और बताता हूँ VBI बुक, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, है ना। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही यह चैप्टर आपका लिया गया है। ठीक है, तो इसको हर हालत में आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट बात आपको दिखा दूं, बता दूं। कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वार्डियन भारत के कल्याण मंत्रालय
द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। फिर देखिए जो बताया भी हम आपको, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ये लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, फिर देखिए ये भी आप याद रखिएगा कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण है वो ललई सिंह यादव ने किया था, है ना। फिर देखिए ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह भाषण जाति पाति तोरण मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में जो है ये किया गया था। बाबा साहब का आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माण, संविधान का निर्माता, संविधान का पिता इन्हें ही कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, है ना। बाबा साहब भीमराव को देखिए लिखा गया है कि बाबा साहब के पिता का नाम, तो पिता का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं जिक्र पर कि आप अभ्यास में कौन कौन सा उनका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो क्वेश्चन आंसर है वे कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर करिएगा, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। पहला नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि लेखन किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद कीजिएगा, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लिखा हुआ है यूट्यूब पर, इसको हम बहुत बार पढ़ाए भी हैं, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। हम केवल इंपॉर्टेंट जिक्र कर रहे हैं कि एग्जाम में संभावित है क्या। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि जाति के पोषक उनके पक्ष में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। फिर देखा था कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेख, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ये भी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया। फिर इससे एक क्वेश्चन और होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब जाति से आधारित या बेरोजगारी पर निबंध आपको अगर लिखने के लिए आ रहा हो तो इस चैप्टर का आप लोग जरूर जिक्र कीजिएगा, है ना। जब अगर बेरोजगारी गरीबी से संबंधित कोई अगर निबंध लिखने के आ रहा हो तो ये चैप्टर को आप लोग जरूर जिक्र कीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और ये तो एक बार अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर 1 से हम कुछ आपको करवाएं। अब देखिए आपको करवाते हैं चैप्टर 2 से कुछ करवा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। क्वेश्चन इनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कहा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं का, देखिए ये क्वेश्चन भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। क्लियर है, तो इतना क्वेश्चन हमने आपको एक पार्ट से करवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए लेकर चल लेते हैं दूसरे चैप्टर की। अगर हम बात कर लेते हैं तो चैप्टर 2 की अगर हम यहाँ से बात करूँ, चैप्टर 2 में देखते हैं, यहाँ पर है लेखक का आपका है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, पहले सबसे पहले हम जानते हैं कवि परिचय के बारे में। उन्होंने लिखा है विष की दांत, सबसे महत्वपूर्ण कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा का, और ये क्या है, एक कहानी है। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले वही बात कि लेखक के बारे में आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म भी अब बहुत बार पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, ये पूर्णतः क्या थे, जन्म से ही भोजपुरी थे, है ना। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा, ठीक है, का ज्येष्ठ पुत्र थे, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कॉलेज के बारे में इन पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्योंकि ये बिहार से रिलेट हैं तो इनके थोड़ा कॉलेज का नाम याद रखिएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल। इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट किया, तो वहीं से पढ़ाई जो है पूर्ण किया था। ये संस्कृत और हिंदी में MA किए, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय से ही किए थे, याद रखिएगा, है ना। चलिए और कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए इनके थोड़ा सा मृत्यु के बारे में, जन्म और मृत्यु एकदम आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और यह जो है पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के जो है विभाग पर अध्यक्ष भी बने रहे थे कुछ समय के लिए। फिर नेक्स्ट जो है याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का हिंदी कविता में प्रबंधवाद
के प्रवर्तक और आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लूँ आप लोगों से, तो इनके प्रमुख रचनाएं वीवीआई कुछ हम शॉर्ट फॉर्म में लिखाए हैं, जैसे दृष्टिकोण आपका इनका हो गया, साहित्य का इतिहास दर्शन हो गया, मानदंड हो गया, कुछ उपन्यास है। ठीक है, विशेष प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचक। फिर देखिए नलिन बिलोचन शर्मा आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद और मनोवैज्ञानिकता के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बता दूं कि विष के दांत कहानी, अन्य कहानियां, वीवीआई क्वेश्चन देगा कि विष की दांत कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, अन्य कहानियां नामक कहानी से लिया गया है। ऑप्शन में रहेगा अन्य कहानियां, तो अन्य कहानियां नामक कहानी से लिया गया है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए है कि विष के दांत कहानी मध्य वर्ग, वीवीआई क्वेश्चन, मध्य वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है। ये जो बता रहे हैं आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा या आलोक का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए कहता है कि सेन साहब को मोटर कार स्ट्रीमन इन कंपनी, ये देखिए मोटर कार का जो कंपनी है उसका नाम है। सेन साहब द्वारा खरीदे गए कार का रंग कैसा था, तो काला था। कितना में खरीदा, 7,500 में खरीदा। सेन साहब की कितने पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां थी, सीमा, रजनी, ओला, शेफाली, है ना, रजनी, ये आपकी थी। फिर मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर था। ठीक है, गिरधर सेन साहब के यहाँ पर किस पद पर थे, किरानी के पद पर थे। सेन साहब के बेटे का नाम कासू तथा उपनाम क्या था, खोखा, अपवाद था ये। अब इनके इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर से संबंधित जो एग्जाम में संभावित है, तो पहला क्वेश्चन हर हालत में कर लीजिएगा कि विष के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विष के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करना है ना। तो ये आपको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा तो कंफर्म है कि याद हो ही जाएगा। कि पूछने का संभावना रहता है, शीर्षक की सार्थकता कोई ना कोई से पूछ ही देता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एक नज़र इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक नज़र देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको। ये क्वेश्चन तो एकदम हर हालत में आपको देखना ही देखना है। खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये क्वेश्चन हर हालत में आपको देखना ही देखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। फिर देखिए कहता है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाओं को देखते थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। व्याख्या खंड इसका पूरा कर लीजिएगा, व्याख्या खंड से जो है क्वेश्चन 5 नंबर में दे सकता है। ठीक है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और इनके माता पिता को इस बात का क्या है, गर्व है। तो ये डायलॉग जो हमने यहाँ पर आपको लिखाया है, डायलॉग आप कोई भी व्याख्या खंड में यूज कर सकते हैं यदि आपको लेखक का नाम याद रहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ इसमें और ले लेते हैं। ये व्याख्या खंड आपको देखना है, व्याख्या खंड जो भी है व्याख्या खंड को अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक उठा। शीर्षक की सार्थक अगर याद है आपको, लेखक का नाम याद है तो भूमिका लिखिए। ठीक है, और इसके 2-3 बात याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर के साफ साफ लिख दीजिए। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा, है ना, क्वेश्चन छोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच संवाद, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कारण, ये क्वेश्चन एक बार आप एक नज़र केवल देख लीजिएगा, संभावित है, कंफर्म नहीं है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, ये सब क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर के पुष्टि कीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर भी उतना कोई खास क्वेश्चन नहीं था।
तो ये जो आपको बताया 2 चैप्टर में, ठीक है। चरित्र संभावित नहीं है कि किसी का चरित्र आपसे पूछे, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिएगा कि सेन साहब का चरित्र क्या था, कासू का चरित्र क्या था, मदन का चरित्र क्या था, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 3 में, हम आते हैं, आपको करवा देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चैप्टर 3 में देख लेते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है विष के दांत। ये तो हो ही गया चैप्टर 3, ये तो अभी देख ही लिए थे हम, विष के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है, एक ही चैप्टर आपका है ना। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें हम। चलिए देख लेते हैं कि चैप्टर जो 4 में आपको पढ़ना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। मेन तो पहले ये पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ता है, कौन सी विधि, तो ललित निबंध। कौन लिखे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। कवि परिचय में वही आपको याद करना पड़ेगा आपको कि जन्म, मृत्यु, ठीक है। इनकी भाषा एक इम्पोर्टेंट है कि ये जो नलिन बिलोचन शर्मा थे ये बहुभाषी थे, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, बंगला, सब भाषा ये बोलते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ का एक एकाकार मिलता है इसमें। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनमें 3 कवियों का, कबीर का, तुलसी का और रविंद्रनाथ का जो एकाकार, इनमें मतलब तीनों का सम्मिलित रूप सार जो है इनमें मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए देख लेते हैं अगला कुछ इंपॉर्टेंट बात। हजारी प्रसाद द्विवेदी की संस्कृत दृष्टि अपूर्ण थी, संस्कृत जो दृष्टि है वो अपूर्ण थी। फिर मनुष्य को नाखून की ज़रूरत जंगली जीवन में थी, ठीक है। मनुष्य का, उनके अनुसार मनुष्य का जो ज़रूरत, नाखून का ज़रूरत था वो जंगली जीवन में था, क्योंकि पहले नाखून से ही जो है अपने प्रतिद्वंद्वियों को जो है पछाड़ता था मनुष्य। नखधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। नकधर जो मनुष्य था अब किस पर भरोसा कर रहा है, एटम बम पर, ठीक है। अल्पज्ञ पिता कैसी होती है, तो दयनीय होती है, क्योंकि कहानी के शुरुआत में ही बोला गया है कि कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब जो है पिता के पास भी नहीं होता है। यह प्रश्न कौन लाया था, उसकी पुत्री नलिन बिलोचन शर्मा की जो है पुत्री एकाएक आकस्मिक पूछ दिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्पज्ञ जो पिता होते हैं वो क्या, दयनीय होते हैं। चलिए देखिए करा है कि कितने वर्ष पहले भारतीय नाखूनों को जम के सवार, या 2000 वर्ष, मतलब 2000 पहले जो इसका खूब सवारा जाता था, जम के सवारते थे। अगर काट देने पर जो है पीटा जाता था कि नाखून क्यों काट लिया, ये टूट जाने पर, पहले जब मनुष्य नखधर था। लेकिन अब वर्तमान समय में नाखून बढ़ने पर पिटाई लगता है। आपको भी स्कूल में कभी कभी ज़रूर लगा होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं में बूढ़े के रूप में महात्मा गांधी का वर्णन आया, भी यह क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट। नाखून क्यों बढ़ते हैं में बूढ़े के रूप में महात्मा गांधी का वर्णन आया। जब कहानी पढ़िएगा ठीक से तो ये आपको वहाँ पर मिलेगा। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा 15 अगस्त में हुई। प्राकृतिक मनुष्य को जिलाए जा रहा है, प्राकृतिक जो है मनुष्य को क्या कर रहा है, जिलाए जा रहा है। महाभारत एक पुराण है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे VVI आपका हो जाएगा, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, ठीक है, आलोक पर्व, है ना। तो ये सब उनका जो प्रमुख है, याद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, वो आपको एक बार देखना है अच्छे से, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं कुछ हाँ ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो VVI है, पृथ्वीराज रासो VVI है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। आलोक पर्व पर द्विवेदी जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है इसे सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण भी इनको दिया गया है, ठीक है। इनको देखिए जो है
डिलीट की उपाधि दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो है द्विवेदी जी को डिलीट की उपाधि दिया गया है। ठीक है। और द्विवेदी जी का निधन देख सकते हैं कब हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ती है प्रश्न छोटी बेटी ने उनकी पूछी थी। ठीक है। और ये भी यह क्वेश्चन है कि इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक या देवताओं के राजा का ब्रज जो दधीची, पूछा हुआ क्वेश्चन, जो इंद्र का जो ब्रज बना हुआ था वो दधीची मुनि के हड्डियों से बना हुआ था। ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। तो एकदम VVI है, नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रकट हुआ, कैसे उपस्थित हुआ, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बढ़ते नाखून का प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है। मनुष्यता का, पशुता का, कि पहले मनुष्य क्या था, नकधर था। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है। मनुष्य, हाँ ये क्वेश्चन मस्त है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, अपनी पशुता के निशाने को छिपाने के लिए। ये 2-3 शब्द का आंसर है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है। एक इसमें व्याख्या खंड होगा, व्याख्या खंड आपको अच्छे से याद करना होगा। व्याख्या खंड एक बार देख लेते, बहुत ही सुंदर होगा व्याख्या खंड। ये स्वाधीनता शब्द का सार्थक रूप छोड़ सकते हैं। अब इस बार भी तो ऑफर है क्योंकि कुछ ही प्रश्न को आपको सोल्व करना है। हाँ देखिए, व्याख्या खंड एकदम देख लीजिएगा। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा, पर निर्लज अपराधी के भांति पुनः छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाता है। व्याख्या खंड एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। ये व्याख्या खंड जो है एग्जाम में 5 नंबर का पूछ सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट व्याख्या खंड है वे आपको भी हम करवा देते हैं। ठीक है। फिर देखिए, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। व्याख्या खंड है, देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। हम केवल आपको करा रहे हैं कि क्या पढ़ना है जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम कुछ ही आपका बचा है, इम्पोर्टेंट समय है। कम वक्त नाखून बढ़ता है तो बढ़े, मनुष्य इसे बढ़ने नहीं देगा। तो पहला व्याख्या और तीसरा व्याख्या VVI है। ये तीनों व्याख्या को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। लेखक की दृष्टि से हम हमारे संस्कृति के बड़े, अब छोड़ सकते हैं, जो व्याख्या कंप्लीट कर लीजिएगा। ऊपर के क्वेश्चन कवि परिचय इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा केवल। ठीक है। चलिए कुछ और हम आप लोग के भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर देखिए आप लोगों के बीच आ गया, जिसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। लॉक कर लीजिए इस चैप्टर को। नाम तो सुना होगा ना, बहादुर। ठीक है। क्या है, यह कहानी है। लेखक कौन है, अमरकांत हैं। कवि परिचय भी इसमें अच्छा से याद कर लीजिएगा। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, कौन सा उन्होंने पुस्तक लिखा, क्या मृत्यु कब हुआ, कहानी कहाँ से लिया गया है। ठीक है। ये सब पार्ट आप अच्छे से जो है एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक नज़र में। ठीक है। अब आइए, ये हो गया आपका अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर। देखिए, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर पुस्तक को सम्मिलित किया गया था। अमरकांत जी की लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। तो देखिए इनकी लेखन याद रखिएगा, जिंदगी और जोक, अमरकांत, VVI क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक। UPSC के सिलेबस में भी आपको ये पढ़ना है। देश के लोग, ठीक है, मित्र मिलन। फिर आपका देखिए उपन्यास लिखे हैं, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, मस्त लेखन है इनकी। फिर देखिए अमरकांत जी ने वामन सेना नामक एक
बाल उपन्यास लिखा, वानर सेना नामक, ठीक है, वानर सेना नामक जो एक बाल उपन्यास लिखा। बहादुर कहानी में एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द लेखक की पत्नी जो निर्मला थी वो हटा दी थी, है ना। आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए एजे स्टडी को और अपने सभी दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आप लोग के बीच हम क्लास वीडियो और अपलोड हो रही है पर डे, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से पूर्ण हो, अच्छे नंबर से आप लोग पास करें। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ से क्वेश्चन आंसर में, तो सबसे पहला क्वेश्चन हर हालत में याद रखिएगा कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक दायित्व आ गया हो। दूसरा क्वेश्चन भी बढ़िया है, अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन कीजिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी आपको याद कर, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, लॉक कर लीजिए। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। बहादुर, हाँ ये क्वेश्चन मस्त है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? गुस्सैल माँ के चलते। कहानी आप लोग जानते हैं, कहानी वीडियो भी होगा इसमें दिया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे सुन सकते हैं आप। फिर ये देखिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया, क्यों? निर्मला ने उड़ाया था, ठीक है, क्यों उड़ाया था आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए गौर कीजिएगा, दिल शब्द इन्वर्टर कॉमा में है, सब शीर्षक का नाम आए, लेखक का नाम है, कोई इंपॉर्टेंट बात आवे तो उसको आपको इन्वर्टर कॉमा में देना होगा, है ना। फिर देखिए ये व्याख्याकरण फिर आ गया, उसकी हंसी पंखुड़ियों की समान कोमल मीठी थी, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। व्याख्याकरण आपको एकदम देखना है, जितना भी व्याख्याकरण, एक बार व्याख्याकरण आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है तो वीडियो को हम थोड़ा सा एंड करेंगे। आप लोग जो है इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो हम अपलोड करें, ताकि आप लोग कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता है तो वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच, तब तो दीजिए हमें इजाज़त, बाय बाय सभी को, ठीक है, बाय।